Hello students, this is Neeraj Gupta. Now we are going to discuss about accrual assumption. हर कंपनी में, हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में accrual assumption पर ही अकाउंटिंग होती है. इसलिए इस assumption को ध्यान से समझ लेना. ये इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अगर ये समझ में नहीं आई तो समझ लो अकाउंटिंग की एक बहुत ही बेसिक बात आपकी समझ नहीं आएगी और आप बार बार परेशान होंगे. मैं अपनी तरफ से बहुत धीरे धीरे लॉजिक के साथ आपको सारा समझाऊंगा. ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखना, फिर भी ना समझ में आए नंबर दिया है, एसएमएस करके अपना डाउट पूछ लेना, या अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखना. इस अजम्पशन को समझना एक अकाउंट्स के स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है. अक्रूवल अजम्पशन ये कहती है कि जो अकाउंटिंग हम फाइनेंशियल ईयर वाइज करते हैं, आप समझ रहे हैं, अकाउंटिंग जो होती है हमारी वो एक फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है. सपोज हमारी अकाउंटिंग इस फाइनेंशियल ईयर के लिए हो रही है 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 20. सपोज मान लो कि इस पीरियड के हिसाब से मैं अकाउंट्स बना रहा हूं फाइनेंशियल ईयर वाइज. अब कुछ इनकम ऐसी होंगी जो इस पीरियड में होंगी. जैसे मैंने एक सेल कर दी, 10,000 का सामान था, 15,000 में बेच दिया, तो एक तरह से 10,000 की मेरी जो है वो परचेजेस या स्टॉक कहो तो कम हो गई, 15,000 की मेरी सेल हो गई, 5,000 का मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया. पर जिसको मैंने सामान बेचा था उसने कहा कि सर पेमेंट मैं आपको 3 महीने बाद करूंगा. मैंने कोई बात नहीं, 3 महीने बाद दे देना. अब सवाल ये उठता है कि आज की तारीख में जो मैंने 10,000 रुपए की चीज 15,000 रुपए की बेची, तो क्या मैं सेल 15,000 की बुक करूं, अपनी बुक्स में एंट्री डालूं, पैसे तो आए नहीं. 5,000 रुपए का प्रॉफिट कंसीडर डायरेक्टली इनडायरेक्टली करूं या ना करूं. एक्रूवल अजम्पशन कहती है करो. अगर आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, अगर आपकी कंपनी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रही है तो बात अलग है, वो बाद में पढ़ाऊंगा. रूटीन में कोई भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी एक्रूवल अजम्पशन पर ही चलती है. बिजनेस में पैसा आगे पीछे आता जाता रहता है, कोई खास बात नहीं है. इसलिए जिस दिन सेल हो जाती है कंप्लीट या कोई सर्विस प्रोवाइड कर दी जाती है, उस दिन उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी जाती है. पैसा आएगा जब आ जाएगा. सिमिलरली अगर मैंने कोई परचेजिंग कर ली है, चाहे किसी एसेट की परचेजिंग कर ली है, चाहे मैंने कोई स्टॉक की परचेजिंग कर ली है, मैं अपनी बुक्स में एंट्रियां पास कर दूंगा, चाहे पैसे बाद में देता रहूं, चाहे फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो जाए, नो प्रॉब्लम. अगर मैंने परचेजिंग की है और पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, मेरे लिए वो एक लायबिलिटी हो गई. अगर किसी बंदे ने मेरे से सामान उधार में खरीद लिया और उसने मुझे बाद में पैसे देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको डेटर मान लूंगा, अपनी एसेट मान लूंगा. तो एक तरह से इसमें कंसेप्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी खड़ा हो जाता है, जो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से बताई है. ये सारी बातें अब आपको कोरिलेट करनी है. दोबारा इस कंसेप्ट को बोलता हूं. एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के हम अकाउंट्स बनाते हैं. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 में. सपोज मैंने कोई ऐसी परचेजिंग की है जिसके पैसे अभी तक नहीं दिए, नो प्रॉब्लम, उसकी अकाउंटिंग करनी है. सपोज कोई ऐसी सेल हुई है जिसके पैसे अभी तक नहीं मिले, नो प्रॉब्लम, उसकी अकाउंटिंग करनी है. मैंने कोई ऐसी एसेट खरीदी है जिसके अभी तक पैसे नहीं दिए, नो प्रॉब्लम, मुझे उस एसेट की भी एंट्री अपनी बुक्स में करनी है, उसको अपना एसेट मानना है. यह है एक्रूवल अजम्पशन. यानी एक्चुअल पेमेंट के बेसिस पर अकाउंटिंग रुक नहीं जाएगी. यह है एक्रूवल अजम्पशन. तो इसका मतलब तो अगर मैंने 10 लाख रुपए की सेल कर दी, 50 लाख की सेल कर दी, पैसा मिला या नहीं मिला, बुक्स में तो बहुत सारा प्रॉफिट खड़ा हो जाएगा. ऐसे ही होता है, बिजनेस ऐसे ही चलते हैं. अकाउंटिंग यही इसी बेसिस पर चलती है. यही सही मेथड है. कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे कि इसमें कैसे सही है. एक्चुअली कैश के बेसिस पे बिजनेस लाइफ, रियल लाइफ में कैश में ऐसा होता नहीं ना.
अब आप देखो एक छोटा सा दुकानदार जो आपके घर के पास होगा किराने वाला, वो भी कई बार कैश में सेल नहीं करता। बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसे नहीं है, कौन झंझट खुले पैसे का करे। वो क्या करते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, सामान खरीद लाते हैं। वो कॉपी में लिख लेता है कि हाँ भाई ठीक है, ये शर्मा जी आए थे, 150 का सामान ले गए, 250 का सामान ले गए, 500 का ले गए, 50 रुपए का ले गए। महीने के एंड में वो एक स्टेटमेंट भेज देता, सर 4000 रुपए, आपने 4000 रुपए दे दिए। तो उधारी तो वहां भी चलती है सर। तो ये बिजनेस के अंदर एक द मेन लॉजिक बिहाइंड दिस एक्रूवल असम्पशन इज कि ये जो क्रेडिट पे बिजनेस होता है ना, उधारी पे, ये ना एक तरह से पार्ट ऑफ गेम है। एक तरह से ऐसे समझ लो कि ये बिजनेस का पार्ट ही है। प्रॉपर कैश में हाथ के हाथ लेन देन कंप्लीट होना इज लाइक बहुत कम। आपको लगेगा सर हमने तो आज तक जब भी किया कैश में किया। अरे भाई आप तो छोटा मोटा रिटेल कुछ सामान खरीद के लाते हो ना, जो B2B है, सारा अकाउंटिंग, सारा बिजनेस तो B2B चलता है ना, बिजनेस टू बिजनेस। जो लार्ज स्केल डीलिंग्स है वो तो सब क्रेडिट पे हो रहे हैं भाई। तो अब अलग से रिटेल के लिए, हाँ अगर कोई बहुत छोटे लेवल पे रिटेलर है, छोटा मोटा काम कर रहा है, दुकान जिसकी साल की मुश्किल से लाख 2 लाख 5 लाख सेल है, तो ठीक है, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर सकता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब यही हो गया कि जब कैश आएगा तभी सेल मानी जाएगी, जब कैश जाएगा तभी खर्चा माना जाएगा। लेकिन जो एक्रूवल असम्पशन है, इसमें तो जब जो खर्चा, जैसे बिजली का बिल आ गया तो आपने चढ़ा देना खातों में, चाहे उसको पे करोगे आप अगले साल में, नो प्रॉब्लम। एक्रूवल असम्पशन के हिसाब से अगर कोई खर्चा हो गया है, इफ एन एक्सपेंडिचर हैज बीन डन, आप इसको रिकॉग्नाइज करो, आप इसको बुक्स में एंटर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे जब देना दे देना। अगर आप ये आपने नहीं दिया है तो वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर है, आपके लिए लायबिलिटी है। सिमिलरली एक्रूवल असम्पशन में अगर आपने कोई चीज एडवांस में पे कर दी है, करंट ईयर का खर्चा है ही नहीं, एडवांस भी तो हो सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग की बातें कर रहा हूं, ये भी तो हो सकता है कि कोई चीज आपने एडवांस में दे दी, जैसे रेंट है, माना रेंट आपने एडवांस में दे दिया, तो एक्रूवल असम्पशन के हिसाब से, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से वो करंट ईयर का खर्चा माना ही नहीं जाएगा। सपोज मैंने मार्च के महीने में अगले 6 महीने का रेंट दे दिया, तो वो इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा, वो अगले साल में ही कंसीडर होगा। कहने का मतलब ये है कि चाहे सेल्स हो और चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे सेल्स है, परचेज है, एक्सपेंडिचर है, एसेट्स है, कुछ भी, वो रियल टाइम बेसिस पर उसकी अकाउंटिंग होगी। एक्चुअल पेमेंट से, कैश पेमेंट जो लेन देन रियल लाइफ में होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तो है इन द सेंस अकाउंटिंग उसके लिए रुकेगी नहीं। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो अगर मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी पढ़ दूं, इतना कुछ लिखा है मैंने आपके लिए, तो एज पर दिस असम्पशन, रेवेन्यू का मतलब सेल्स। सो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन सेल इज कंप्लीट और सर्विस इज प्रोवाइडेड। कैश मे और मे नॉट रिसीव्ड। सिमिलरली एक्सपेंसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इनकर्ड वेदर पेड और नॉट। जब खर्चा हो गया तो उसको कंसिडर कर लेंगे, चाहे दिया या नहीं दिया। प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्न। प्रॉफिट कब माना जाएगा? जब आपने कमा लिया, चाहे आपने रिसीव किया या नहीं किया। कहने का मतलब है एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शन से सरोकार नहीं है। एग्जाम्पल है, एसेट आपने क्रेडिट पे खरीद ली, इसको भी मान लेंगे। सेल्स आपने क्रेडिट पे करी है 25 मार्च को, उसको भी बुक कर लेंगे बुक्स में। परचेज आपने क्रेडिट पे की है 26 मार्च को, इसको भी बुक्स में ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। पैसे नहीं दिए, नो प्रॉब्लम। ऐसे आपने सपोज कोई एडवांस रेंट पे किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी, कोई और खर्चा भी हो सकता है, किसी को स्टाफ को हो सकता है आपने एडवांस सैलरी दे दी हो, किसी कोरियर वाले को मान लेते हैं मांगने पर आपने 2-3 महीने का एडवांस दे दिया हो कि अंदाजे से कि चल तू इतने पैसे रख ले, बट वो जब एक्चुअल सर्विसेज देगा तभी उसका खर्चा बुक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि एक्रूवल असम्पशन पे जब हम चलते हैं तब हम एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग करते हैं, जो रियल लाइफ में भी हो रहा है। उसकी पेमेंट हमें मिली हो या हमने ना दी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जैसा मैंने कहा था, ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई होप मैं एक ही बात को मेरे ख्याल से 5 बार बोला, इसीलिए कि आपके समझ में आ जाए। तो आई गई होगी समझ में, फिर भी नहीं आई तो और 5 बार सुन लो, यानी कि एक बार और वीडियो देख लो तो 5 बार और सुन लोगे, ठीक है? फिर भी डाउट हो तो SMS करो या मुझे कमेंट करो वीडियो पे। थैंक यू।